नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी, जिन्होंने वर्तमान कन्नौज को केंद्र में रखकर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अपने ध्वज के नीचे एकत्र कर लिया था, ऐसा शक्तिशाली राजनैतिक आभा मंडल, जिनके प्रभाव में कामरूप भी था, नेपाल भी, तिब्बत भी और चीन भी। ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के पश्चात विशाल वर्धन साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह बिखर गया, खंड खंड हो गया। हर्षवर्धन पर केंद्रित अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं, तथापि किसी से ज्ञात नहीं होता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सम्राट हर्षवर्धन का औरस पुत्र न था, अतः उनके पश्चात कोई औपचारिक उत्तराधिकारी नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में उस अवसरवादिता ने जन्म लिया जिसने उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीति को छिन्न भिन्न कर दिया था। मगध में आदित्य सेन ने गुप्त शासकों की साख को पुनः प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया, जो वर्धनों के सामंत बनकर रह गए थे। अनेक गुर्जर सरदार राजपूताना और पंजाब की ओर अग्रसर होकर स्वतंत्र हो गए। कामरूप, असम के राजा तथा सम्राट हर्षवर्धन के मित्र भास्कर वर्मन ने भी कन्नौज की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दिया। कथनाशय यह है कि सम्राट हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई, उससे उपजी अराजकताओं के थमने के पश्चात सुचंद्र वर्मन तथा भोग वर्मन के 650 से 700 ईस्वी तक शासन करने का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात यशोवर्मन के शासन तक का अंधकार युग कन्नौज के इतिहास पर छाया रहता है। भारतीय इतिहास को ऐसे अंधकार युग क्यों देखने पड़े हैं, इसे समझने के लिए तत्कालीन भारत चीन संबंधों से एक उदाहरण रुचिकर हो सकता है। इसे आज के संदर्भों में भी समझा जा सकता है। जब तक हर्षवर्धन सम्राट थे, कन्नौज के प्रगाढ़ संबंध चीनी सम्राट के साथ बने रहे। हुएनसांग के स्वागत सत्कार और कन्नौज में उन्हें प्रतिष्ठा दिए जाने के बाद से चीनी सम्राट और हर्षवर्धन में अत्यधिक निकटता का संबंध प्रतिस्थापित हो गया था। वर्ष 648 ईस्वी में चीनी सम्राट ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा, जिसे सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में उपस्थित होकर भेंट और संदेश प्रदान करना था। यह चीनी प्रतिनिधिमंडल अभी मार्ग में ही था कि इधर कन्नौज में सम्राट की मृत्यु हो गई। राजधानी में अफरा तफरी का वातावरण निर्मित हो गया। अमात्यों और सेना नायकों में अनिश्चय और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाएं सर उठाने लगी। इन्हीं में से एक था अमात्य अरुणास्व अथवा अर्जुन। अर्जुन के आधिपत्य अथवा प्रबंधन में वर्तमान बिहार क्षेत्र के निकटस्थ एक बड़ा भूभाग था। उसके लिए स्वायत्तता प्राप्त करने का स्वर्णिम सुअवसर था। उसने सेना संगठित की, अपनी राजधानी वर्तमान छपरा अथवा चंपारण को सुदृढ़ किया तथा अब अपने अधीनस्थ परिक्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर वह स्वतंत्र निर्णय लेने लगा था। केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने की स्थिति में उसकी मनमानी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला भी कोई नहीं था। चीनी प्रतिनिधिमंडल जिस मार्ग से कन्नौज की ओर बढ़ रहा था, इसे अर्जुन के आधिपत्य वाले क्षेत्र से होकर गुजरना था। इस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता राजदूत बांग ह्यूत्से कर रहे थे, जिनके साथ साथ अन्य राजकीय अधिकारियों के अतिरिक्त एक सैन्य टुकड़ी भी चल रही थी। चीनी सम्राट द्वारा मैत्री संदेश लेकर भेजा गया यह दल जब नेपाल के मार्ग से आगे बढ़ा, तब अर्जुन को सैनिक टुकड़ी के उसकी ओर बढ़े आने की सूचना दी गई। स्वयं को राजा की तरह देखने का स्वप्न सजाने वाले अर्जुन के लिए किसी सेना का उसकी ओर बढ़ना खतरे का आभास था। अर्जुन और उसके सैनिकों ने बढ़ती हुई सेना को सोचने समझने का अवसर देना उचित नहीं समझा और मार्ग में ही घेर लिया।
चीनी राजदूत बांग ह्यूनत्से को समझ ही नहीं आया कि उन्हें घेरकर खड़ी सेना को क्या समझाया जाए, कैसे अपने वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराया जाए। अर्जुन को किसी से क्यों पूछना था, वह तो स्वयं ही राजा था। उसने आनन फानन में चीनी दल पर आक्रमण के निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप अनेक चीनी सिपाही मारे गए और राजदूत बांग ह्यूनत्से को बंदी बना लिया गया। चीनी राजदूत के लिए यह घनघोर अपमान की स्थिति थी। वह लड़ने का इरादा नहीं रखता था, परंतु उसके पास विकल्प ही नहीं छोड़ा गया था। युक्ति से किसी प्रकार कैद से निकलने में सफलता प्राप्त की। आधी रात बांग ह्यूनत्से तिब्बत की ओर भाग निकला। यह सत्य है कि यदि हर्षवर्धन जीवित होते तो इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत सत्कार होता। इसके उलट युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी। अर्जुन ने अपनी इस क्षणिक विजय के उत्साह में बांग ह्यूनत्से के भाग जाने को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। घायल, पराजित, अपमानित बांग ह्यूनत्से तिब्बत पहुंचा और वहां के राजा से सहायता मांगी। तिब्बत का राजा चीनी सम्राट का दामाद था, अतः उसने राजदूत के अपमान को उचित नहीं माना। उसने कहा कि अर्जुन ने दूत का ही अपमान नहीं किया, बल्कि उसके कृत्य से दूत को भेजने वाले राजा की भी मानहानि हुई है। तिब्बत के राजा से 1000 सैनिक व अस्त्र शस्त्र बांग ह्यूनत्से को प्राप्त हुए। अब वह नेपाल पहुंचा। नेपाल के राजा ने इसे अच्छा न माना कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होते ही उनके द्वारा स्थापित सदाचार को राज्याधिकारी नष्ट भ्रष्ट करने, ऐसा अधिकारी दंड के योग्य है। इस निर्देश के साथ नेपाल नरेश ने 7000 सैनिक प्रदान किए। असम के कुमार राज ने भी ह्यूनत्से को सैनिक सहायता प्रदान की थी। अब यह संयुक्त सेना थी जिसने छपरा को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति निर्मित हो गई थी। कहां तो वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का स्वप्न दृष्टा था, अब अनजाने युद्ध ने उसके रंग में भंग डाल दिया था। उसे जब तक अपनी भूल समझ आती तब तक बहुत देर हो चली थी। संभवतः तिब्बत, कामरूप अथवा नेपाल के शासकों ने राजदूत बांग ह्यूनत्से की सहायता इसलिए की चूंकि सभी अर्जुन की स्वेच्छाचारिता को अनुचित मान रहे थे। सभी ने केवल कन्नौज को ही मान्य किया था। युद्ध हुआ, परिणाम जाहिर था। अर्जुन की सेनाएं चीनी राजदूत की संयुक्त सैन्य शक्ति के आगे टिक न सकी। सारी मोर्चाबंदी ढह गई, सारी रणनीतियां हवा हो गई और इसके साथ साथ सिर पर सजने से पहले ही ताज को उछाला जा चुका था। अर्जुन केवल पराजित ही नहीं हुआ बल्कि उसे बंदी भी बना लिया गया। अर्जुन के पराजित होते ही उसकी वीरांगना पत्नी ने युद्ध को जारी रखा, परंतु वह भी देर तक टिक न सकी, पराजित हुई। बांग ह्यूनत्से ने अर्जुन को विजय चिन्ह बनाकर चीन के सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यह संपूर्ण घटनाक्रम उन परिस्थितियों को समझने में सहायक हो सकता है कि क्यों और कैसे बड़े साम्राज्य विखंडित हुए। इस प्रसंग से महत्वाकांक्षाओं और उनकी परिणतियों पर भी दृष्टि डाली जा सकती है। तत्कालीन भारत चीन संबंधों को भी यह प्रकरण स्पष्ट करता है और सबसे बढ़कर यह कि ऐसे अर्जुन का वृतांत है जिसकी इच्छा तो मछली की आंख पर निशाना लगाना थी, परंतु वह धनुष में प्रत्यंचा भी न चढ़ा सका। भारतीय इतिहास के अनकहे पन्ने ऐसे ही कितने ही सबक हमें प्रदान करने में सक्षम हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।